नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एमसीडी चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन आज। बीजेपी ने जारी की 160 उम्मीदवारों की पहली सूची। कांग्रेस ने अब तक 267 उम्मीदवार किए घोषित। ईवीएम मामले में चुनाव आयोग का आम आदमी पार्टी को जवाब। कहा, आरोप लगाने की बजाय करे आत्ममंथन। हार के लिए ईवीएम नहीं जिम्मेदार। प्रधानमंत्री ने किया देश की सबसे बड़ी सुरंग का उद्घाटन। जम्मू कश्मीर में चेनानी से नाशरी के बीच 41 किलोमीटर घटी दूरी। युवाओं के विकास की नई राह बनाने की अपील। आरटीआई के नए नियम तैयार। सरकार ने 15 अप्रैल तक लोगों से मांगी राय। आरटीआई कार्यकर्ताओं ने जताया ऐतराज। और पीवी सिंधु ने पहली बार जीता इंडियन ओपन सुपर सीरीज का खिताब। फाइनल में स्पेन की कैरोलिन मारिन से लिया ओलंपिक हार का बदला। सीधे सेटों में 21-19, 21-16 से दी मात। बीजेपी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें एमसीडी की 272 में से सिर्फ 160 सीटों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने रविवार शाम दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के लिए 58, पूर्वी दिल्ली के लिए 35 और उत्तरी दिल्ली के लिए 67 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। कई पदाधिकारियों को भी टिकट दिया गया है। पार्टी ने मौजूदा पार्षदों को टिकट देने के बजाय ज्यादातर नए चेहरों पर भरोसा जताया है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी अकाली दल दिल्ली में 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। सहयोगी दलों के उम्मीदवार बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। 23 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख है। उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी बाकी बचे 112 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जल्द ही जारी कर देगी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी रविवार रात अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी। प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने अपने ट्विटर हैंडल से यह सूची साझा की। इस लिस्ट में 127 उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी ने इससे पहले शनिवार को 140 नामों की घोषणा की थी। दिल्ली के एमसीडी के तहत 3 नगर निगमों को मिलाकर कुल 272 सीटें हैं। शनिवार और रविवार की सूची को मिलाकर कांग्रेस अब तक 267 प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है। सभी दलों के प्रत्याशी आज शाम 6 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में किसी भी तरह की छेड़छाड़ मुमकिन नहीं है। आयोग ने आम आदमी पार्टी को लिखे एक पत्र में यह साफ किया है कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने हार के लिए मशीनों में गड़बड़ी को दोषी बताया था। चुनाव आयोग ने एक बार फिर साफ किया है कि ईवीएम में किसी भी तरह की गड़बड़ी संभव नहीं है। रविवार को चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को एक चिट्ठी भेजी, जिसमें कहा गया कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से साफ और निष्पक्ष है। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी से हार के लिए आत्मनिरीक्षण की बात कही। उस लक्षण को दबा दिया, बीमारी का इलाज नहीं करा, जांच नहीं करी कि क्या ईवीएम के सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ हुई है, क्या ईवीएम के हार्डवेयर से छेड़छाड़ हुई है, किसने छेड़छाड़ करी है और ऐसा क्यों है कि एक ही राजनीतिक दल को लाभ इसका पहुंच रहा है जब भी छेड़छाड़ होती है। बीजेपी ने भी वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी की आशंकाओं को खारिज करते हुए इसे बेबुनियाद आरोप करार दिया। ईवीएम जो है वो टेम्परिंग प्रूफ मेथड था, इसलिए इसको अडॉप्ट किया गया था, इसलिए इसको लिया गया था। और ऐसे में जो अरविंद जी या कांग्रेस पार्टी या कुछ लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि अभी पंजाब में जो है इतने अच्छे बहुमत से कांग्रेस की पार्टी जीती है, तो क्या वो भी टेम्पर्ड था? इधर आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस समेत कई दलों ने एमसीडी के लिए होने वाले चुनाव मतपत्रों से कराने की मांग की। इलेक्शन कमीशन को संज्ञान तुरंत लेना चाहिए और आखिर क्यों बार बार इलेक्शन कमीशन के मांग के बावजूद और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद वीवीपैट मशीन्स नहीं लगाई जा रही है, उसका भी उस पे भी कड़े कदम उठाने चाहिए। वोटिंग का दुनिया में बहुत सारे देश में है नहीं, उठ गया और
अमेरिका के चुनाव में भी पहले जो मैनुअल होता था वो करेक्ट निकला और ईवीएम वगैरह मशीन सब फेल हुआ। इस बीच निर्वाचन आयोग ने 2006 से पहले खरीदी गई 9,30,430 ईवीएम बदलने का फैसला किया है। नई मशीनें खरीदने पर करीब 1,940 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये मशीनें अगले लोकसभा चुनाव से आ सकती हैं। रविंद्र सिंह शौर्यान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले ईवीएम मशीन विवाद को लेकर भिंड के एसपी और डीएम पर गाज गिरी है। दोनों अधिकारियों का चुनाव आयोग ने वहां से तबादला कर दिया है। साथ ही मामले की जांच के लिए आयोग ने एक उच्च स्तरीय टीम भेजने का फैसला लिया है। टीम मतगणना खत्म होने तक विधानसभा क्षेत्र में रहेगी। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए इसे बेबुनियाद करार दिया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह समेत आम आदमी पार्टी ने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से दखल की मांग करके कड़े कदम उठाने की बात कही है। 9 अप्रैल को मध्य प्रदेश की बांधवगढ़ और अटेर सीट पर उपचुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस सुरंग का मुआयना भी किया। 9.2 किलोमीटर लंबी इस सुरंग को बनाने में 3,720 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री उधमपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर में लोगों को तय करना होगा कि उन्हें टूरिज्म चाहिए या फिर टेररिज्म। उससे हिंदुस्तान के कोने कोने से टूरिस्टों को आने की सुविधा बढ़ने वाली है। गारंटेड टूरिज्म होने वाला है और जितना ज्यादा टूरिज्म बढ़ेगा, जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति पूरे हिंदुस्तान में सबको पीछे छोड़ करके आगे निकल जाएगी, ये मेरा विश्वास है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने इलाहाबाद में एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। यहां प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून का लक्ष्य अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव होना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश भी मौजूद थे। उन्होंने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री को अपने मन की बात भी बताई। रविवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना के 150 साल पूरे होने से जुड़े कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्य न्यायाधीश JS खेहर समेत कई दिग्गजों ने शिरकत की। कार्यक्रम में जजों की कमी और न्यायपालिका के सामने चुनौतियों के मुद्दे पर बोलते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की उम्मीद लगाए बैठे लोगों के लिए कुछ प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि गर्मी की छुट्टियों के दौरान सुप्रीम कोर्ट की 3 बेंच बैठेगी ताकि लंबित पड़े मामलों का निपटारा हो सके। अगर एक जज 20-25 केस एक दिन में करता है तो 5 दिनों में 100-125 केस कर ले, और अगर सब 84-85 जज बैठें तो 9,000 केस कर सकते, ये मिनिमम है। कार्यक्रम में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून तक आमजनों की आसान पहुंच होनी चाहिए। तकनीक पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि न्याय को सर्वसुलभ बनाने के लिए मुजरिमों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो और लोगों को SMS के जरिए मुकदमों की तारीख मिले। कानूनों की जंजाल सरकारों ने जो बनाई है, इस कानूनों का बोझ सामान्य मानवी पर, कोर्टों पर जो लादा गया, भारत सरकार का प्रयास है कि हमारी न्याय व्यवस्था को आधुनिक ICT टेक्नोलॉजी का भरपूर लाभ मिले। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि ये समारोह नई ऊर्जा, नए संकल्प के पूरे होने का अवसर बनेगा। उन्होंने दावा किया कि सरकार कानूनी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए काम कर रही है। इसके लिए अब तक पुराने पड़ चुके करीब 1200 कानूनों को खत्म किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि भारत साझा संस्कृति वाला देश है और यहां असहिष्णुता के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपति रविवार को झारखंड में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। बहुत बहुत स्वागत है माननीय। रविवार को झारखंड दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देवघर में स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक आयोजन में हिस्सा लिया। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री रघुवर दास और कई केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में राष्ट्रपति ने कहा कि बेरोजगारी दूर करने के लिए युवाओं का कौशल विकास बेहद जरूरी है। With the growing population,
developmental consciousness and developmental requirements both are expanding very fast. इससे पहले राष्ट्रपति ने रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम परिसर में रविंद्र भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में सहिष्णुता और सामाजिक सद्भाव हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत है। राष्ट्रपति ने कहा कि सहिष्णुता के अलावा तार्किक ज्ञान को बढ़ावा दिया जाना जरूरी है। तो हमारा संस्कृति, हमारा जो दैनंदिन आचार आचरण, जीवनचर्या हो रहा है, वो एक ऑपोजिट कल्चर का हिसाब से। राष्ट्रपति ने रविवार को कंडरू क्षेत्र में बनने वाले हज हाउस, देवघर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और ड्राइवर्स ट्रेनिंग सेंटर की आधारशिला रखी। इसके अलावा उन्होंने देवघर बासुकीनाथ और सौर ऊर्जा सड़क मार्ग परियोजना का उद्घाटन भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार ने सूचना के अधिकार के तहत दायर आवेदनों, उससे जुड़ी शिकायतों और अपीलों पर विचार करने के लिए नए नियमों का प्रस्ताव रखा है। जनता से 15 अप्रैल तक उन पर सुझाव देने को कहा गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण यानी डीओपीटी विभाग ने जनता से प्रतिक्रिया मांगने के लिए वेबसाइट पर प्रस्तावित नियम डाले हैं, जिन्हें 2012 के आरटीआई नियमों की जगह लाने का लक्ष्य है। मसौदा नियमों में कहा गया है कि आयोग अपनी समझ में अपनी सुनवाई के दौरान शिकायत में किसी भी संशोधन की मांग को मंजूर कर सकता है, जिनमें मौजूद उपचारों को खत्म होने पर शिकायत को दूसरी अपील में बदलना शामिल है। एक दूसरे प्रावधान के मुताबिक अपीलकर्ता के मरने की स्थिति में आयोग के समक्ष कार्यवाही खत्म हो जाएगी। अपीलकर्ता अब आरटीआई आवेदन दायर करने के 135 दिनों के भीतर ही शिकायत दायर कर सकता है। शिकायत दायर करने में किसी भी तरह की देरी होने पर उसके लिए माफी का अनुरोध करना होगा। हालांकि आरटीआई कार्यकर्ताओं ने सरकार के इस फैसले पर ऐतराज जताया है। आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश बत्रा ने कहा है कि इसके लिए समय बहुत कम दिया गया है, इसे लेकर विज्ञप्ति भी जारी नहीं की गई है। लोगों को कैसे पता चलेगा कि उनकी राय मांगने के लिए इस तरह की कोई चीज वेबसाइट पर डाली गई है। खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। आदिवासी आबादी, आदिवासी समाज। राज्यसभा टेलीविजन उठाएगा उनके मुद्दे, बनेगा उनकी आवाज। मैं भी भारत कार्यक्रम में हम देश की जनजातियों के बारे में जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बाहर जाए, एक घर पर बसा बसीन पड़ा हुआ, तो एक बाहर जाए क्या कमाई। मक्का और ज्वार काटने के बाद में मजदूरी के अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं है। ये काम तो करवा देते, लेकिन पिछले 5 साल के आज तक मजदूरों को पैसा नहीं मिला। भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार भारत के आदिवासियों पर विशेष श्रृंखला मैं भी भारत। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थान। हरमंदिर साहिब और दरबार साहिब है इस तीर्थ स्थल के दूसरे नाम। मुख्य परिसर में है एक सरोवर, जिसके ठीक बीच में बनी है एक शानदार इमारत, जिसके है 4 प्रवेश द्वार। मुख्य इमारत की ऊपरी हिस्से पर है सोने की परत, जिससे मिला इसे स्वर्ण मंदिर का नाम। 1588 में शेख मियां मीर ने गुरु अर्जुन देव के निर्देशन में रखी हरमंदिर साहिब की नींव
और 1604 ईस्वी में ये बनकर हुआ तैयार। स्वर्ण मंदिर में आते हैं रोजाना 60,000 से ज्यादा श्रद्धालु और लगभग 35,000 लोग शामिल होते हैं विशाल लंगर में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने आज अपनी कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई है। राज्य में बीजेपी की सरकार का गठन होने के तकरीबन 2 हफ्ते बाद ये बैठक हो रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के मुताबिक शाम 5 बजे बैठक होनी है। इस मौके पर लोगों की नजर किसान पर बीजेपी के चुनावी वादों पर भी रहेगी। बीजेपी ने वादा किया था कि राज्य में कैबिनेट की पहली बैठक में किसानों का सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। हर प्रकार के जो होते हैं किसानों के लिए जो समस्या यहाँ पे रही है, युवाओं के लिए रही है, महिलाओं के लिए, उद्योग जगत के लिए रही है, युवाओं के लिए नौकरियां कैसे उत्पन्न हो, इन सभी चीजों को लेके हम लोग की चिंता और महासंकल्प पत्र उस दिशा में दिशा भी देता है और उस पे हम लोग को काम करने का जो हमारी प्रतिबद्धता है वो भी हम लोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में प्रवक्ता रह चुके गौरव भाटिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भाटिया ने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में औपचारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता ली। वो पार्टी महासचिव भूपेंद्र यादव और अरुण सिंह की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए। बाद में उन्होंने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से भी मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने समाजवादी पार्टी में परिवारवाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होने की बात कही। गौरव भाटिया ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी में उनकी भूमिका क्या होगी, फिलहाल ये साफ नहीं है। जो नींव है लोहिया जी के विचारों की वो लिप्त हो गई थी। निष्ठा, ईमानदारी घुटने टेक रही थी कहीं ना कहीं परिवारवाद के सामने, और मेरे मन की जो अंतरात्मा की आवाज थी उसने मुझे कहा कि अपने असूलों से समझौता करके राजनीति करना कभी उचित नहीं है। आंध्र प्रदेश में रविवार को मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। इस विस्तार में मुख्यमंत्री के बेटे नारा लोकेश को जगह दी गई है। इस मौके पर विपक्षी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के 4 विधायकों समेत 6 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। हाल ही में वाईएसआर कांग्रेस के 4 विधायकों ने टीडीपी गठबंधन में आस्था जताई थी। सरकार ने युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके मुहैया कराने का भरोसा दिलाया है। केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि सरकार इसके लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। यह आश्वासन ऐसे वक्त पर दिया गया है जब भारत में बेरोजगारी दर 5 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर है। केंद्र सरकार ने 2022 तक 5 करोड़ लोगों के लिए रोजगार के साधन मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय पूरे देश में आदर्श केंद्र स्थापित कर रहा है, जिसके तहत नौकरी की चाहत रखने वालों के लिए जीविका कमाने के अवसरों को बढ़ाने का काम किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे कई कार्यक्रमों की शुरुआत भी की है। There the government of India, by taking the initiatives of Make in India, Digital India, Skill India, we are increasing the skill force in the country and giving employment generation through Pradhan Mantri Rozgar Prosan Yojana. लक्ष्य के हिसाब से सरकार को 2017 से 2022 के बीच हर साल कम से कम 1 करोड़ लोगों के लिए नौकरी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो भारत में 2015 से 2016 के बीच समग्र बेरोजगारी दर 5% रही, जबकि 2013 में ये आंकड़ा 4.9% था। इससे पहले साल 2012 में समग्र बेरोजगारी की दर 4.7 और 2011 में 3.8% थी। But the reality is there is no new employment. On the other side, it's a job loss growth. It's not a job less growth. It has been converted. The government is speaking about growth, but unfortunately the growth is of not only job less, it is a job loss growth. संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत में 2017 और 18 में कामगारों के लिए रोजगार के अवसरों में ज्यादा इजाफा नहीं हो पाएगा। भारत में हर महीने 10 लाख नए युवा कमाई का जरिया खोजने में तो जुट जाते हैं, लेकिन उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या के हिसाब से नौकरियों में वृद्धि तेज गति से नहीं हो पा रही है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। श्रीलंका की नौसेना ने रविवार को 6 भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया। इन पर ड्रग्स की तस्करी करने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि इन लोगों ने श्रीलंका में कथित तौर पर
13.5 किलो के ड्रग्स की तस्करी की। श्रीलंकाई नौसेना के गश्ती दल ने भारतीय जल सीमा की ओर से एक संदिग्ध बोट को आते देखा, जिसके बाद उसमें मौजूद लोगों को हिरासत में ले लिया गया। आगे की जांच के लिए भारतीयों को स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया है। श्रीलंकाई नौसेना का दावा है कि वो उत्तर से आने वाले ड्रग तस्करों को नियमित तौर पर पकड़ते रहते हैं। और बात करेंगे बैडमिंटन की। भारत की पीवी सिंधु ने इंडिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया है। रविवार को खेले गए प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में सिंधु ने विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी स्पेन की कैरोलिना मरिन को हराया। दिल्ली के सिटीफोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए फाइनल मैच में सिंधु ने मरिन को सीधे सेटों में 21-19, 21-16 से मात दी। और अब बात करेंगे मौसम की। उत्तर भारत समेत कई राज्य भीषण गर्मी की चपेट में हैं। कई राज्यों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के बांदा में 44.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में अगले कुछ दिनों में गर्मी बढ़ने की आशंका है। राजधानी दिल्ली समेत देश के ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। सूरज की तेज तपिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में बांदा 44.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रविवार को देश का सबसे गर्म स्थान रहा। हमें तो ये लग रहा है कि आगे मई जून में जो गर्मी पड़ेगी वो लग रहा है भयंकर पड़ेगी कि लोगों का सड़क पे चलना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी से ही गर्मी का हाल है, पानी से बेहाल है, लोग चलने से बेहाल हो रहे हैं। तो इस गर्मी से निजात अभी लगता है मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अधिकतम 43.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में 43.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है, जिसके चलते राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। बाड़मेर में पारा 42.4 डिग्री सेल्सियस और जैसलमेर में पारा 42.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चूरू और बीकानेर में अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस और 41.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कोटा, जोधपुर, श्रीगंगानगर और पिलानी में बढ़ता तापमान दर्ज किया गया। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। फिलहाल देख रहे हैं तो यहाँ पे गर्मी से बहुत लोग परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि उड़ीसा में तो 40 के ऊपर से भी ज़्यादा गर्मी हो रहा था डिग्री। तो फिलहाल देख रहे हैं आप लस्सी पी रहे हैं, पुदीना पानी भी पी रहे हैं। फिलहाल तो बहुत गर्मी के कारण हम घर से भी निकल नहीं पा रहे हैं। ओडिशा में भीषण गर्मी का कहर जारी है। गर्मी से बचने के लिए लोग घर से छतरी लेकर शरीर और चेहरे को पूरी तरह ढक कर बाहर निकल रहे हैं। अगले कुछ दिनों तक गर्मी की तपिश कम नहीं होगी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत की संभावना से इनकार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। घर घर में इस्तेमाल होने वाला फ्रिज साल भर में औसत तौर पर 100 यूनिट बिजली खर्च करता है, लेकिन गुजरात के एक शख्स ने एक ऐसा फ्रिज तैयार किया है जो बिना बिजली के चलता है। इतना ही नहीं, ये फ्रिज बाजार में मिलने वाले इलेक्ट्रिक फ्रिज के मुकाबले काफी सस्ता भी है। फ्रिज गर्मियों का एक ऐसा साथी है जिसके बिना हम अपने घर को अधूरा समझते हैं। फिर चाहे सब्जियों और फलों को ताजा रखने की बात हो या फिर ठंडे पानी की जरूरत, गर्मियों के बढ़ने के साथ साथ फ्रिज की जरूरत भी बढ़ती जाती है। वहीं अगर दूर दराज के इलाकों की बात करें तो बिजली की किल्लत और कीमत ज्यादा होने की वजह से फ्रिज हर घर तक नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में सूरत के रहने वाले मनसुख भाई प्रजापति ने अपनी सूझबूझ से एक ऐसा देसी तरीका निकाला है जो किफायती होने के साथ साथ बेहद फायदेमंद भी है। दरअसल मिट्टी का इस्तेमाल करते हुए मनसुख भाई प्रजापति ने एक ऐसा फ्रिज बनाया है जो पानी को ठंडा तो करता ही है, साथ ही साथ फलों और सब्जियों को भी ताजा रखता है। पानी की वजह से उसकी दीवार ठंडी होती है, दीवार की वजह से अंदर का सब्जियां और फ्रूट फ्रेश रहते हैं। एक एक पार्ट बनाते हैं हम, जैसे एक दीवार है, दूसरी दीवार है, उसी तरह दूसरी सब दीवार इकट्ठा कर करके हम हैंडीक्राफ्ट
हैंड वर्क से पूरा बनाते हैं। एक फ्रिज को सुखाने में कम से कम 5 से 7 दिन तक उसको हवा नहीं लगनी चाहिए। हवा लग जाते हैं तो इसकी जो पोरोसिटी होती है, छिद्र होता है, वो बंद हो जाते हैं। बंद हो जाते हैं तो कूलिंग नहीं होते। कूलिंग होने की वजह ये है कि इसके अंदर छिद्र है। ये छिद्र जो धूप डायरेक्ट लग जाते हैं तो ये दीवार सूख जाती है तो ये पोरोसिटी बंद हो जाती है। तो इसको धीरे धीरे सुखाना पड़ता है और 8 दिन में एक ही फ्रिज बनता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस मिट्टी के फ्रिज को चलाने के लिए बिजली की भी जरूरत नहीं होती। दरअसल ये फ्रिज सामान्य वाष्पीकरण की प्रक्रिया पर आधारित है, जिसमें ऊपर की ओर लगभग 5 लीटर पानी इकट्ठा करने की जगह बनाई गई है। यहाँ से पानी रिसकर फ्रिज की दीवारों तक पहुँचता है। फ्रिज की अंदर की गर्मी को अवशोषित करते हुए फ्रिज को ठंडा करता है। ऊपर की ओर इस फ्रिज में एक नल भी लगाया गया है, जिससे ठंडा पानी निकाला जा सकता है। इस फ्रिज में 2 चेम्बर्स बनाए गए हैं, जो फलों, सब्जियों के अलावा खाद्य पदार्थों को 3 से 4 दिन तक ताजा रखता है और साथ ही उनके स्वाद को भी बनाए रखता है। फ्रिज के अलावा भी मनसुख भाई ने मिट्टी का वाटर फिल्टर, वाटर बॉटल, डिनर सेट, तवा आदि विकसित किया है, जिसकी बाजार में काफी मांग है। और अब आखिर में हेडलाइंस। एमसीडी चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन आज। बीजेपी ने जारी की 160 उम्मीदवारों की पहली सूची। कांग्रेस के अब तक 267 उम्मीदवार घोषित। ईवीएम मामले में चुनाव आयोग का आम आदमी पार्टी को जवाब, कहा आरोप लगाने के बजाय करे आत्ममंथन, हार के लिए ईवीएम नहीं जिम्मेदार। प्रधानमंत्री ने किया देश की सबसे बड़ी सुरंग का उद्घाटन। जम्मू कश्मीर में चेनानी से नाशरी के बीच 41 किलोमीटर घटी दूरी। युवाओं से विकास की नई राह बनाने की अपील। आरटीआई के नए नियम तैयार, सरकार ने 15 अप्रैल तक लोगों से मांगी राय। आरटीआई कार्यकर्ताओं ने जताया ऐतराज। और पीवी सिंधु ने पहली बार जीता इंडियन ओपन सुपर सीरीज का खिताब। फाइनल में स्पेन की कैरोलिन मारिन से लिया ओलंपिक हार का बदला। सीधे सेटों में 21-19, 21-16 सीधी मां। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए शख्सियत। नमस्कार।